आप सभी को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे पहले वीडियो में कहा था कि लाइव वीडियोस के ज़रिए अथवा ऑफलाइन वीडियो के ज़रिए हम आपको मिलते रहेंगे। आज उसी क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे सामान्य अध्ययन कैसे पढ़ें। सामान्य अध्ययन एक बहुत विस्तृत विषय है। सामान्य अध्ययन हमारे जीवन में घटने वाली बहुत सारी घटनाएं जो हमारे आसपास घटती हैं। हम अपने आसपास बल्ब जलाते हैं, देखते हैं बल्ब कितने वाट का है, किस केवी पर हमारी विद्युत धारा काम कर रही है, अथवा ये गर्म क्यों हो जा रहा है, ठंडा क्यों हो जा रहा है। ये सब इन सब के विज्ञान में भरे पड़े हैं प्रश्न और उत्तर। अब आपको हमको देखना है कि सामान्य अध्ययन को हम अपने पास कैसे लाते हैं, सामान्य अध्ययन को हम अपने जीवन में उतारें और ये सामान्य अध्ययन को कैसे पढ़ें कि किसी भी परीक्षा को आप कैसे अच्छे से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो सामान्य अध्ययन को हम लोग अब अगर टॉपिक पे बात करेंगे तो सामान्य अध्ययन को परंपरागत रूप से 7-8 भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करेंगे। केवल अक्सर क्या होता है, परीक्षाओं में हम पिछले वर्षों के पेपर पढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि पिछले वर्ष का अगर ठीक से कर लिया जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में अब परीक्षाओं का जो तरीका है वो बदल गया है। अब जो परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे हैं, जो सेटर हैं, जो परीक्षक हैं, जो प्रश्न बना रहे हैं, वो केवल पुराने प्रश्नों को ही आधार बनाकर प्रश्न पत्र नहीं तैयार कर रहे हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हम किसी बेस बुक को भी साथ में इंक्लूड करें। अपने पुराने प्रश्नों को तो ये समझिए वो बोनस हैं आपके, उसमें तो आपकी कोई भी गलती क्षम्य ही नहीं है। आपको एक बेस बुक हर सब्जेक्ट की, यानी कि जो अभी हम चर्चा करेंगे सामान्य अध्ययन के आपके 6, 7, 8 सेगमेंट हैं, उन सेगमेंट के हर सेगमेंट की एक बेस बुक को कैसे पढ़ें, उस बेस बुक के साथ में सपोर्टिव क्या लिया जाए और कैसे अपने को उसके अंदर सुरुचिपूर्ण, जब तक आपका मन नहीं लगेगा, उसके प्रति आपकी जागरूकता नहीं बढ़ेगी। मान लिया इतिहास की बात करेंगे हम, इतिहास बहुत सारा ऐसा विषय लगेगा, अरे इतिहास रटने में हमें तो याद ही नहीं होते, हमें वंश नहीं याद होते, हमें राजाओं के क्रम नहीं याद होते। तो इस तरह से अगर करेंगे तो ये सच है कि पूरा समग्रता के साथ किसी भी व्यक्ति को पूरा नहीं याद हो सकता। हमको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, जिससे कि हमारी परीक्षा का प्रश्न भी हल हो जाए, हमारी समझ भी विकसित हो जाए और उस परीक्षा में जो इन सेगमेंटों के सवाल आने हैं वो आप हल कर ले जाएं। अब हम बात करेंगे कि जो 7 सेगमेंट हैं उन सेगमेंटों को हम कैसे बांटकर मैनेज करें कि अब आपका अध्ययन अच्छा हो। पहले सेगमेंट को हम इतिहास से ही शुरुआत करेंगे। इतिहास एक बड़ा विषय है सामान्य अध्ययन का। किसी भी परीक्षा में यदि 150 प्रश्न होते हैं तो उसमें 25 से 30 प्रश्न आपको इतिहास से मिलते हैं। फिर जब हम इतिहास का आगे अगले आने वाले वीडियोस में इतिहास पर चर्चा करेंगे तो इतिहास को भी बांटकर पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेकिन अभी के लिए हम इतिहास की एक आउटलाइन खींचते हैं। तो इतिहास को हम कितने दिनों में कवर कर सकते हैं, प्रश्न ये उठता है कितना समय दिया जाए। तो मेरा मानना है कवर करने के लिए आप कितना भी समय ले लें कभी भी कवर नहीं होगा। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें आप अध्ययन करते रहते हैं, उसी दौर में आपका चयन हो जाता है। चयन होने के बाद भी आप पढ़ते रहिए, कोई इस पर रोक तो लगी नहीं है। अब हम इतिहास को अगर बात करेंगे तो इतिहास किन पुस्तकों से पढ़ा जाएगा, तो इतिहास के लिए सबसे पहले तो NCERTs की बुक बहुत अच्छी हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों NCERT की बुक पढ़िए। एक श्री S.K. पांडे हैं लेखक, उनकी बुक आई हुई हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। वो बुक यद्यप आपको थोड़ा ज़्यादा लगेंगी, क्योंकि सामान्य अध्ययन में हमको बहुत ज़्यादा किसी विषय को गहनता से अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं होती। हमको बहुत मोटी बात पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बहुत मोटी बात नहीं पता होगी तो फिर आप उसमें गलती कर जाएंगे, तो सूक्ष्मता की बात ही नहीं आ पाएगी। हमारा उद्देश्य क्या है, आप पहले उसके जो मेजर पार्ट्स हैं, जो बहुत मोटी मोटी बातें जिसको बोलते हैं, जैसे हम एक छोटी सी बात करें, हमने कहा कि हमारा राष्ट्रीय संवत शक संवत है। हर एक भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए कि अपना जो राष्ट्रीय संवत है वो शक संवत है। अब ये शक संवत 78 AD में स्टार्ट होता है। तो फिर आखिर किसने इसको स्टार्ट किया था, या कौन सा राजा था जिसके समय ये शुरुआत हो गई थी। ये एक बहुत मोटी, अगर ये हमको नहीं पता तो यहाँ पर हमको एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि ये आपको पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो हमको पता करना होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि हाँ चलो कुषाण या कनिष्क के कारण शुरू हुआ, तो कनिष्क के विषय में और बातें क्या आएंगी। जब हम लोग इतिहास का कुषाण काल पढ़ रहे होंगे तब उसके विषय में डिटेल वार्ता करेंगे। इतिहास के विषय में मैंने आपको बताया। साथ में बिपिन चंद्रा की ये बुक है इंडियन स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास।
वो बहुत अच्छी बुक है, उसको आप पढ़िए। तो इतिहास के विषय में आपकी एक समझ भी डेवलप होगी, और फिर हम आगे इतिहास के लेक्चर जब लेंगे, इतिहास के विषय में बात करेंगे, तब आपसे विस्तृत वार्ता होगी। इसके बाद हम दूसरा सेगमेंट लेते हैं भूगोल का। किसी भी परीक्षा में भूगोल के भी 15 से 20 प्रश्न अनिवार्य रूप से होते ही हैं। भूगोल पढ़ने का सबसे जो बढ़िया तरीका है वो है आपका एटलस का ज्ञान। अगर एटलस का ज्ञान नहीं है तो फिर भूगोल आप नहीं पढ़ सकते। आप जब भी भूगोल पढ़ें तो पहले एटलस को साथ में रख लें। मेरा मानना है, हमने जो पढ़ाई किया, जो हमारे बहुत सारे और छात्र साथ में रहते थे, साथी रहते थे, चयनित भी हुए बहुत सारे लोग, जो नहीं भी चयनित हुए उनका बहुत अच्छा अध्ययन है, मैं उनको भी नहीं निकाल रहा। तो ऑक्सफोर्ड की एटलस बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़े, और उसमें काफ़ी कुछ परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण मैटर मिल जाता था। वाणी प्रकाशन की जो भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, महेश बर्णवाल जी की एक बुक है भूगोल के विषय में, और ऑक्सफोर्ड का एटलस। देखिए, आपको कुछ किताबों में जाना होगा, मैं किसी एक किताब को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपके पास हर विषय की बेसिक कोई भी बुक हो सकती है, लेकिन उस किताब पर आपको अपनी पकड़ बहुत मजबूत करनी होगी, क्योंकि उस किताब को आपको बार बार पढ़ना होगा, उसके नोट्स तैयार करने होंगे। हम आपसे 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं शेयर कर पाएंगे, और यह संभव भी नहीं कि हम आपको 30 मिनट में कोई चीज़ ऐसी बता दें कि वो आपके एकदम से काम आ जाएगी। ये आपको अपने घर में बैठकर एक कॉपी लेकर, नोटबुक लेकर, एक किताब लेकर, पेन लेकर नोट करना होगा चीज़ों को। एक एक चैप्टर के नोट्स, मैंने कहा ना, मोटे नोट्स पहले बनाइए कि अगर हमने किसी की बात की, अगर भूगोल की बात हम कर रहे हैं, तो अगर भारत की बात चलती है तो भूगोल, भारत के भूगोल की बात में अगर हमसे कहा गया कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आपको 3 पर्वत लिखे होने चाहिए मोटे मोटे, या भारत के कितने तट समुद्र से टच कर रहे हैं, कितने राज्यों के तट, पूछा जाता है प्रश्न परीक्षा में। तो अब आप कहेंगे ये हमको नहीं पता, ये हम इसको कहते हैं मेजर पार्ट्स। इन पे हम जब भूगोल पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन ये काम आप ही को करना होगा, जिससे कि आप परीक्षा में उस प्रश्न को, अपने लिखे प्रश्न, आपको अपनी नोटबुक याद आए परीक्षा में, और आपका प्रश्न सही होगा, उत्तर उसका सही आप टिक करेंगे। ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं प्रायः हैं, ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में तो आपको अगर पढ़ा है 2 बार 3 बार अच्छे से, तो कोई गलत होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर हम लोग भूगोल के ही साथ जब भूगोल पढ़ रहे होंगे तो पर्यावरण आजकल एक बड़ा टॉपिक है। अब पर्यावरण के विषय में मैं बहुत मोटी बात करूं तो एक क्लास 3rd के बच्चे को भी पता होगा कि 5 जून को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे होता है, पर्यावरण दिवस। आपको नहीं पता या हमको नहीं पता, किसी को भी, तो ये आपका ऐसा माना जाएगा, अरे इस विषय में तो हम बात ही नहीं कर सकते आपसे कि ये नहीं पता होगा। या जैव विविधता दिवस है इस तरह का, या हमारा विश्व जल दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस है। ये 22 जो भी इनकी डेट्स हैं, उन पे हमको एक मतलब अपने दिमाग में रखना है, घर में चर्चा करनी है, अपने भाई बहन से चर्चा कर लेनी है, अपने माता पिता से चर्चा कर लेनी है, जो जहां संभव हो कि ये ऐसे ऐसे है, तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये चाहता हूं मैं कि आप किसी भी विषय को पढ़ें तो वो आपको आपके साथ साथ चले, और जब एक बार विषय साथ साथ चल देगा फिर आपको चयन, और वो मैं उसको तो बहुत नीचे छोड़ दिया, आपको कोई रोक ही नहीं सकता कहीं पर। इसके बाद फिर हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की चर्चा करेंगे। ये हमारे सेगमेंट रहेंगे पढ़ने की। भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, ना कि राजनीति शास्त्र। अक्सर क्या होता है, हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करने लगते हैं। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें तमाम थिंकर्स हैं। हम लोगों को परीक्षा के दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी होती है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है, शासन प्रणाली हमारी कैसे चलती है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, उसका अनुच्छेद क्या है, या हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस समय कितने जज हैं, हमारे हाई कोर्ट इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में कितने जज हैं। इस तरह से आपको बहुत मेजर पार्ट्स जो होंगे वो लेके चलेंगे हम। अगर हम अभी राज्य व्यवस्था की बात करें तो JN पांडे जी की पुस्तक है, जयनारायण पांडे जी की अच्छी पुस्तक है, लक्ष्मीकांत जी की बहुत अच्छी पुस्तक है। अब आप सारी पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, फिर यहाँ कंफ्यूज होंगे। एक पुस्तक लीजिए, उसी को बार बार पढ़िए चैप्टर्स, साथ में आपको बेयर एक्ट जो संविधान का है, भारतीय संविधान का, उसको पढ़ लीजिए। आवश्यकता अनुसार आप भारतीय राज्य व्यवस्था में सुभाष कश्यप की पुस्तक ले सकते हैं, हमारी संसद एक उनकी बहुत अच्छी पुस्तक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पहले परीक्षा पर फोकस कर लीजिए। जब आप एक चैप्टर पढ़ लेंगे किसी बुक से, मान लिया आपने JN पांडे से भारतीय नागरिकता पढ़ ली कि भारत में नागरिकता के लिए कितने वर्ष का समय चाहिए, कैसे कैसे, तो आपको फिर दूसरी किताब पढ़ने का मन होगा, क्योंकि आपको लगेगा कुछ कम तो नहीं रह गया, या हमको अन्य, देखिए ये कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। यहाँ पर अगर 10 लोग हैं और 10 ने अच्छा पढ़ा, तो ये गारंटी नहीं कि आपने अच्छा पढ़ा और आपका चयन हो जाए, नहीं हो सकता आपका चयन न हो, आपने अच्छा पढ़ा था। आपको उन 9 को दौड़ में पीछे छोड़ना है,
तो उन 9 को आप पीछे कैसे छोड़ेंगे। जैसे मैं कहता हूँ बार बार, बहुत मोटा मोटा मैंने भी पढ़ा और आपने भी पढ़ा, लेकिन उस मोटे को जब दोनों लोगों ने पढ़ लिया तब तो निश्चित नहीं कि आप जीतेंगे, आप परीक्षा में सफल होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा मानना है फिर आपको उस जो आपका साथी है, जो आपका प्रतिस्पर्धी है, उसको क्रॉस करने के लिए दूसरे बुक का सपोर्ट लेना होगा। इस तरह से करना पड़ेगा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की पुस्तकें समझ गए होंगे, मेरा मानना है। इसके बाद हम लोग आएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर, इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी में एस.एन. लाल जी की बहुत अच्छी पुस्तक है, एक बेस बुक बनाए हम लोग, और इसके साथ प्रतियोगिता दर्पण का एक आता है आर्थिक विशेषांक, हम लोगों ने भी उसको पढ़ा। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, जितने एग्जाम्स होंगे उनमें सब में जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सवाल आते हैं, कुछ सवाल परंपरागत आते हैं। परंपरागत यानी कि जैसे मान लिया हमसे पूछा किसी ने आरबीआई का गठन कब हुआ, तो अब हमको इसका आंसर आना चाहिए, आरबीआई का गठन। अभी मैं आंसर नहीं खोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी क्यूरियोसिटी बढ़े। आप घर में देखें कि हाँ आरबीआई का गठन किस एक्ट से हुआ था, किस ईयर में हुआ था, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ये प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल आना तय है कि पूछ देगा आपसे, राष्ट्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। और आपको वो प्रश्न, ये ऐसा प्रश्न है जो हर समय, आप किचन में हैं, आप अपने घर में हैं, आप बाहर घूम रहे हैं, आपसे कोई बात चलती है बैंकिंग की, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भारत में इतने बैंक काम कर रहे हैं, भारत में ये आरबीआई है, भारत में नोटों पर गांधी जी का आगमन 96 या समथिंग में हुआ था। आप ये सब प्रश्न मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा जब राज्य व्यवस्था की बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप एक बेस बुक लेके, अनुसूचियां हैं, संविधान संशोधन हैं, मूल कर्तव्य हैं, यानी सब एक एक चैप्टर को आप बिल्कुल अपने साथ जिए, और फिर देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपकी पकड़ होती चली जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा था, बजट एक उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। जो भारत सरकार है, जो राज्य सरकारें योजनाएं चलाती हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे जब भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। लगभग 15 प्रश्न मेरे हिसाब से आते ही रहते हैं परीक्षा में, तो आपका ये भी एक महत्वपूर्ण सेगमेंट होगा। इसके बाद अगला सेगमेंट होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एक तो भौतिक विज्ञान है, बहुत सूक्ष्म आता है, कुछ सवाल आ जाएंगे। उसने पूछ दिया कि एक पानी में पड़ा हुआ सिक्का है, या अपवर्तन की बातें पूछ दिया, पेंसिल डालते हैं तो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, या तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इस तरह के प्रश्न जो कि बहुत हम लोग कम समय में इसको कवर करेंगे। रसायन शास्त्र का भी यही स्थिति, रसायन विज्ञान जो है, जीव विज्ञान पर अधिक काम करेंगे, जैसे विटामिन्स हैं, डिजीजेज हैं, या मनुष्य का जो तंत्र है, या पशुओं का, इस पर प्रश्न अक्सर आते हैं परीक्षा में। साथ में जो विज्ञान के साथ एक प्रौद्योगिकी शब्द जुड़ा है, चाहे हमारा अंतरिक्ष हो, चाहे चंद्रयान 2 हो, ये कब गया, किससे गया, कैसे गया, आपकी सूक्ष्म नज़र इन चीज़ों पर होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट है। मैं जब यूपीएससी की परीक्षा दे रहा था, उस दौर का आपको बताता हूँ एक उदाहरण। उस समय वाईफाई पर लिखवाया गया कहीं पर मुझसे, तो वाईफाई उस समय तक इतना पॉपुलर टर्म नहीं था। आज के समय में तो छोटा बच्चा भी जानता वाईफाई क्या होता है, लेकिन उस समय पॉपुलर नहीं था। एक योजना पुस्तक आती है, अभी चर्चा करूंगा आपसे मैं कि किन पुस्तकों को और पढ़ा जाए। तो योजना में वाईफाई पर उसी दौर में एक पूरा लेख निकल चुका था। ये करंट अपडेट था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे ही आता था, वो तो बहुत लोगों को आता था, लेकिन मुझे भी आता था वो। तो आप जब करंट से अपडेट रहेंगे तो जो प्रौद्योगिकी है, आप सुबह अखबार पढ़ना शुरू करते हैं और यकीन मानिए उस अखबार से अगर आप रिलेट करेंगे, तमाम नए देश आ जाएंगे। पता लगा आजकल कोविड-19 चल रहा है, उसमें आ जाएगा कि ब्राज़ील में आजकल बहुत ज़्यादा शुरुआत हो गई मिलने की। अब आपके दिमाग में क्यों नहीं घूमा कि ब्राज़ील की राजधानी क्या होगी, ब्राज़ील का एरिया कितना होगा, ब्राज़ील का इस समय कौन राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री कौन है, वहाँ हेड कौन होता, आपके दिमाग में खाका खिंच जाएगा। आप शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। केवल जीके या जीएस पढ़ने का उद्देश्य हमारा परीक्षा तो है ही है, साथ में अच्छा लगेगा, आपको नॉलेज बढ़ेगा, और जब जब ज्ञान बढ़ता है तो अच्छा लगता है। ये मैं आपको 100% बताता हूँ। अभी कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 पे इतनी अच्छी जानकारी आपको हो कि आपसे कहा जाए 2 मिनट कोविड-19 पे बोलिए, 3 मिनट बोलिए, आप सधा हुआ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। और आप कोविड-19 के विषय में जानते ही इतना है, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का, और आप उसको ठीक सॉलिड बात नहीं बता पाए, उसके विषय में ठीक से आप नहीं बोल पाए, आपको लगेगा फिर आपका ज्ञान नहीं ठीक कहा जाएगा। समझ रहे होंगे शायद मैं जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ अभी। इसके बाद फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी 15-20 सवाल आते ही हैं हर परीक्षा में। इसके बाद अगला एक परंपरागत जीके होता है। हर एक सामान्य बुक, जैसे लूसेंट की बुक में पढ़ता था, उसमें भी पीछे लिखा रहता था खेलों के नाम, खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, स्टेडियम ये कैसा होता है, इसके स्टेडियम को क्या कहते हैं। इस तरह से परंपरागत जीके को हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए लूसेंट बुक बहुत अच्छी है, और बल्कि लूसेंट को मैं रिकमेंड करूंगा इसलिए सिर्फ कि वो एनसीईआरटी पे है, काफ़ी कुछ एनसीईआरटी की बातें लूसेंट में लिखी गई हैं। तो जब आप लूसेंट पढ़ेंगे तो उसमें एनसीईआरटी की बातें आ जाएंगी।
तो इस तरह से लूसेंट को आप अपने जो बेस बुक जो बनाए, अच्छी लक्ष्मीकांत जी की बनाई आपने, या आपने एनसीईआरटी की बुक तो बनाएंगे ही बनाएंगे बेस बुक, साथ में लूसेंट भी पढ़ें। इसके अलावा आपको परंपरागत के लिए एक पुस्तक आती है विश्व की प्रमुख संस्थाएं, जिसमें आपको यूएनओ के विषय में पूरी जानकारी होगी कि यूएनओ कब बना, आईएमएफ कब बना, यूनेस्को कब बना, इनका मुख्यालय कहाँ। परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की शायद है विश्व की प्रमुख संस्थाएं करके, इस तरह एक बुक आती है। कोई बुक, मैं इस किसी, आप एक बात ध्यान रखिए, मैं किसी भी बुक, किसी इसको नहीं कह रहा हूँ कि इस बुक को पढ़िए, मैं किसी बुक के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ एक बेस बुक आपको मजबूत करे हर चीज़ में। तो परंपरागत में ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी। फिर करंट से अपडेट करते रहें किसी भी संस्था को। आजकल WHO पे खूब चल रहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको बनाया गया WHO में। तो आपको अब WHO की पूरी कार्यप्रणाली पता हो जानी चाहिए। अब बहुत अंदर जाके आप मत पता करिए कि क्या है WHO, क्या है WHO, कब बना था, मुख्यालय क्या है, और इसकी वर्किंग हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक जो हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, समसामयिकी यानी करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स को हम अगर 150 प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होते हैं किसी प्रश्न पत्र में, तो 30 प्रश्न तक आते हैं। एक्चुअली कुछ प्रश्न परंपरागत होते हैं लेकिन वो करंट से जुड़े होते हैं। तो आपको करंट पर बहुत अच्छा काम करना होगा। करंट पे आप जितना अच्छा काम करेंगे उतने अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा, और जो आपकी ये दौड़ है बहुत सारे लोगों की, जिसमें लाखों लोग दौड़ रहे हैं, उसमें वो आपको आगे ले जाएगा। करंट के लिए एक नियमित रूप से मासिक पत्रिका आपको पढ़नी चाहिए। वो पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण हो सकती है, क्रॉनिकल हो सकती है, समसामयिक घटना चक्र हो सकता है, या अरिहंत, कोई भी पत्रिका किसी एक प्रकाशन के, क्योंकि प्रकाशन मेहनत करते हैं, लिखते हैं, कंपाइल करते हैं। आपको कंपाइल करने में समय जाएगा, कर आप भी सकते हैं, बहुत आसान है सब काम करना। ये सारे लेख आप इस समय इंटरनेट पे बैठेंगे, लेख मिलते चले जाएंगे। नॉलेज, कितने लोग मरे, कितने लोगों को पुरस्कार मिला, कौन से पुरस्कार दिए गए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको, ये सब आपको भी कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये सब समय लेगा आपका, और आप एक विद्यार्थी होने के नाते, अभी चूँकि आप परीक्षार्थी हैं, प्रतिस्पर्धा के युग में हैं, अपना समय बचाना चाहेंगे। उस कीमती समय को बचाने के लिए आप एक पत्रिका ले आइए, उस पत्रिका को ठीक से पढ़ लीजिए। साथ में जब आपको लगे कि हमारा इससे पूरा हो गया या हमको और आवश्यकता है, तो एक दूसरी पत्रिका का सपोर्ट ले लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। इसके साथ में मासिक पत्रिका में आपको घटना चक्र की भी पत्रिका आती हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, भारत 2020 में आपको राष्ट्रीय प्रतीक, बहुत सारी योजनाएं, ये गजट ऑफ वो इंडिया का है, भारत सरकार पब्लिश करती है, तो वो आपको एथेंटिक न्यूज़ देते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश की भी आती है मोटी सी एक बुक। आप उत्तर प्रदेश के अगर विद्यार्थी हैं, या जिस प्रदेश के आप विद्यार्थी हों, उस प्रदेश के लिए उसको आप लागू कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पे बहुत फोकस करूँगा। सुबह उठकर आप न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण समाचार टिक करें, अपनी कॉपी रखें और उसमें नोट कर लें। आपकी परीक्षा अगर 4 महीने बाद होगी कोई, तो हो सकता है जो समाचार आपको आज अखबार में मिल रहा है वो आपकी परीक्षा में आ जाए। कौन भारत आया, भारत का प्रधानमंत्री या विदेश राष्ट्रपति कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन सी बड़ी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, कौन से सेगमेंट चल रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहा है, आर्थिक कौन से पैकेज आ रहे हैं, MSME क्या होता है, लघु उद्योग को अब कितना पैसा रख दिया गया है, कुटीर उद्योग के लिए सीमा कितनी बढ़ाई गई है। ये सब हम लोग जब इकोनॉमी करेंगे तब आएगा, लेकिन अभी आप अगर इस पर नज़र रखेंगे तो आपको ये भी फायदा होगा। अब एक चीज़ और आपको मजा आएगा पढ़ने में, जैसे एक टॉपिक है सेंसस, जनसंख्या। उससे आपको 2-3 सवाल हर परीक्षा में आते हैं, कभी कभार मिस भी हो सकता है। एकदम से ये बातें हमारी, ऐसा नहीं हो सकता कि 100% सही हो, क्योंकि ये सारी तो बातें हम कर रहे हैं, परीक्षक तो बना रहा होता है, उसका अपना मूड होता है। लेकिन जनसंख्या आप भूगोल में भी पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में भी पढ़ेंगे, और अन्य में भी। कई जगह कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको अक्सर आपसे टकराते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के विषय में है, आजकल जैसे बात चलती है कि मान लिया इस समय आगरा में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के मरीज आ गए। अब आपके दिमाग में क्यों नहीं टच करता है कि आगरा जिले की सीमा किस प्रदेश को टच करती है? कल को अगर परीक्षा में आ गया कि आगरा जिले की सीमा किस प्रदेश को टच करती है और उस प्रदेश के किस जिले को टच करती है, अगर आप मिस कर गए तो इसका मतलब आपने अपने यूपी के मैप को नहीं देखा ठीक से। या आपसे पूछ दिया नेपाल को भारत उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राज्य या कितने जिले टच करते हैं, आपकी ज़बान पर होना चाहिए कि हाँ नेपाल से, आपकी कॉपी पे नोटबुक पे होना चाहिए नेपाल इतने जिले। हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे भूगोल, उत्तर प्रदेश भूगोल के अंतर्गत लेंगे उत्तर प्रदेश कभी, तब आएगा इस टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो इस तरह से अपनी रूपरेखा पढ़ाई की आप स्वयं बनाएं। हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आपसे जब कभी तमाम हमारे मित्र होंगे, तमाम परिचित होंगे, उनको हम बात अपने फ़ोन के माध्यम से बताएंगे। जब वो हमको मिल जाएंगे तब भी बात करेंगे उनसे। हमने जो जिया
या हमने जो संघर्ष किया, या हम जिस बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे हम सीनियर आईएएस ऑफिसर्स से मिलते हैं, बहुत सारे और मेधावी छात्रों से, वो भले आईएएस नहीं हुए मेधावी छात्रों से मिलते हैं। उन मेधावी छात्रों की पढ़ाई का यही तरीका मुझे लगा कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा तो बहुत अच्छे से पढ़ा, नोटबुक साथ में रखी, उसको नोट किया और काम करते चले गए। तो फिर एक आपके पास ऐसा मैटर तैयार होता है कि आप इस स्थिति में आते हैं कि आप कहेंगे कि अब हमसे भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आप कोई प्रश्न पूछिए तो मैं बता सकूंगा उसका उत्तर। जब आप इस कंडीशन में आ जाएंगे तो आपको फिर किसी परीक्षा में जो कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास, वो आपके अंदर आएगा। और बगैर आत्मविश्वास के कैसे मैं मान लूँ कि आप परीक्षा में 4 अल्टरनेट आने के बाद सही टिक कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग प्रायः चलने लगी है। वहाँ अगर आपका आत्मविश्वास डगमगाया तो आपको फिर वो प्रश्न टिक नहीं करने देगा। टिक करने देगा तो एक प्रश्न आपका वो हो सकता है दूसरे प्रश्न को इफेक्टेड कर दे, वो कर देगा, प्रभावित कर देगा। फिर कैसे आप काम करेंगे? तो मेरा मानना है आप कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में उतरिए। और वो आत्मविश्वास कैसे आएगा? सिर्फ और इन्हीं बेस बुक को बहुत मजबूत करने से। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि किसी चीज़ पर अभी हमको इस चीज़ में और आवश्यकता है, तो मेरे और बहुत सारे साथी हैं जिनको मैं अच्छा मेधावी छात्र रहे हैं, चयनित हैं, उन लोगों से सलाह लेकर के, बहुत सारे गुरु हैं मेरे, टीचर हैं, जो प्रोफेसर्स हैं बहुत सारे एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनसे भी लिंक कहीं न कहीं होता है। उनसे मिलता हूं तो बात करता हूं कि इस पर क्या नया आया है सर बताइए, तो वो बताएंगे, फिर मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, तो आपको उससे लाभ होता रहेगा। तो मेरा मानना है कि आज हम लोगों ने इस पर जो डिस्कस किया कि सामान्य अध्ययन कैसे पढ़ें, इसको आप केवल एक बार सुन लेंगे, मेरा वीडियो भी सुन लेंगे और फिर भूल जाएंगे, कोई लाभ नहीं होगा। आप उस बात को अपनी टेबल पे, डेस्क पे, पढ़ने वाली मेज़ पर, अपने रूम में लिख करके लगा लें कि मुझे इस दिन इतना इतना पढ़ना है, मुझे इसके लिए ये पढ़ना है, और मैं शपथ लेता या लेती हूँ कि मैं इसको बगैर पढ़े नहीं छोड़ूंगा। तब आपका धीरे धीरे ये एक जो नदी की धारा है वो फिर एक ऐसी गति में बहेगी, फिर वो सागर में जाकर ही मिलेगी। और सागर में जाने का मतलब मोक्ष की प्राप्त है। और अगर आप कंपटीटर हैं, आप परीक्षार्थी हैं, तो मेरा मानना है कि आपको मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब किसी भी सफलता, किसी भी अच्छी परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे। और अगला हम लोग जब जुड़ेंगे तो अब हम लोग भारतीय इतिहास को लेकर चलेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग भारतीय इतिहास कैसे पढ़ें, इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।